हेलो दोस्तों, आधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू क्लास में हम समझने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष और इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया है कि कुल 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, किंतु यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक कारण तथा योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या ग्रीवरस 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहते हैं, गंगा, सोन या सरयू के तट पर स्थित थी। मगध पर मौर्य वंश से पहले 3 वंश के राजाओं ने शासन किया। हर्यक वंश या कुछ जगह हर्यंक वंश देखने को मिलता है, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इस तरीके से मौर्य वंश से पहले मगध पर 3 राजाओं ने शासन किया। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश। चलिए अब हम बारी बारी से इन वंशों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। सबसे पहले है हर्यक वंश। इसका समय था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या ग्रीवरस थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र लाया गया। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी अपने पिता की हत्या करने वाला वंश। अब हम इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला शासक है बिंबिसार। इसका समय था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। जैन साहित्य के अनुसार इसका बचपन का नाम श्रेडिक था। याद रखना है आपको, बिंबिसार के बचपन का नाम श्रेडिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और विस्तृत की। उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले उसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसने सबसे पहले विवाह किससे किया? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। उसने लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से भी विवाह किया। चेटक की पुत्री थी चेलना, उससे भी विवाह किया। यहाँ पर इस बात को समझना है कि बिंबिसार के बारे में पूछा जा सकता है कि बिंबिसार ने किस किस से विवाह किया। पहला विवाह किया क्षेमा, चेलना, और उसके बाद एक और राजकुमारी थी जिसका नाम था महाकौशला। महाकौशला से भी इसने विवाह किया। इस तरीके से 3 इसकी प्रमुख रानियां रहीं। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से भी विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। आगे देखिए, बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल बना दिया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल बना दिया। बिंबिसार ने अवंती का जो शासक था चंडप्रदोत से मित्रता कर ली और उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। पूछा जाता है प्रश्न कि अवंती के किस शासक के पास बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक भेजा था? तो यहाँ पर आंसर रहेगा चंडप्रदोत। चंडप्रदोत कहाँ का शासक था? अवंती का। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे। गौतम बुद्ध स्वयं बिंबिसार के दरबार में आए थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु जो कि इसका पुत्र था, उसी ने ही बिंबिसार की हत्या की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अजातशत्रु, इसी को पुड़िक भी कहा गया है। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसके बचपन का नाम पुनिक था। यह भारत का पहला राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी। अपने पिता की हत्या करने वाला भारत का पहला राजा अजातशत्रु था। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना गया है। अजातशत्रु का युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें प्रसेनजीत की पराजय हुई। बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह इसके साथ कर दिया।
आपको याद होगा प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार ने शादी की थी, जबकि प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु ने शादी की थी। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था बिंबिसार ने यानी इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन मां कोसला से विवाह किया था, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है अजातशत्रु का युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह इसके साथ किया, यानी हम कह सकते हैं प्रसेनजीत की बहन का विवाह बिंबिसार से हुआ, जबकि प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ। आगे देखिए, इसका युद्ध लिच्छवी नरेश चेटक से भी हुआ। अपने कूटनीतिक मंत्री वस्कार की सहायता एवं रत्मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्धास्त्रों के प्रयोग से इसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। सबसे पहले इन अस्त्रों का प्रयोग करने वाला जो राजा बना वह अजातशत्रु था। पहला था रत्मूसल अस्त्र और दूसरा था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक और रत्मूसल अस्त्रों का प्रयोग करने वाला पहला राजा अजातशत्रु बना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसके समय में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था, जबकि इसका पिता बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानता था। इसकी हत्या उदयन या उदयभद्र ने की थी। उदयभद्र या उदयन अजातशत्रु का ही पुत्र था। अब हम उदयन के बारे में समझते हैं। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और बाद में अपनी राजधानी राजगृह से वहीं स्थानांतरित कर ली। इसके बाद उसके तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। इसके बाद उसके तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में दर्शक का एक अन्य नाम नागदशक भी मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस बात को समझिए, आपसे पूछा जाएगा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको वहां पर टिक लगाना है नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की शिशुनाग ने हत्या की थी और एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने शासन 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक किया। इसने अवंती और बस राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। आपसे पूछा जा सकता है किस शासक ने अवंती पर अधिकार किया, तो इसका आंसर होगा शिशुनाग। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझिए। सबसे पहले हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, इसने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया। राजगिरी, इसकी बिंबिसार की राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी के बाद जो बिंबिसार का पुत्र हुआ, इसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी ही रखी, यानी इसकी भी राजधानी राजगिरी थी या गिरिब्रज थी। इसके बाद इसका पुत्र आया जिसका नाम था उदयन या फिर उदयभद्र। उदयन ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली और राजगिरी से वह अपनी राजधानी कहां पर ले आया, उसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र 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 और पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मैंने इसके बाद बताया उदयन के 3 पुत्र हुए और अंतिम पुत्र नागदशक की हत्या शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने की और वहीं से शिशुनाग वंश शुरू हो गया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर दी। पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर दी और पाटलिपुत्र से उसने अपनी एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था वैशाली।
और इस राजधानी को बनाने वाला शासक था शिशुनाग। मुझे उम्मीद है आपको राजधानी के संदर्भ में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बिंबिसार की अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है तो राजगिरी या गृहरस। अजातशत्रु की राजधानी की बात करें तो भी राजगिरी या गृहरस। उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र, जबकि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी कन्वर्ट कर दी वैशाली। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कालाशोक या काकवड़। इसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। कालाशोक शिशुनाग का ही पुत्र था। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। अभी मैंने आपको बताया था कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी, जबकि कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। आपसे पूछा जा सकता है मगध की प्रमुख रूप से कितनी राजधानियां रही हैं, तो देखिए यहाँ पर पहली राजगिरी भी रही है या इसे गृहरस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र रही, पाटलिपुत्र से वैशाली हुई। वैशाली को दोबारा से किसने परिवर्तित कर दिया? कालाशोक ने परिवर्तित कर दिया और बाद में स्थायी रूप से मगध साम्राज्य की जो राजधानी बनी वह पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। आपसे पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था या अंतिम राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा नंदीवर्धन या महानंदिन। महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या करवा दी। महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या करवा दी और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंद वंश, इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। अब हम महापद्म नंद के बारे में समझते हैं। यह मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक था। आपसे पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक कौन था? उसका सही आंसर होगा महापद्म नंद। आगे देखिए, इसे पुराणों में सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव का अर्थ है दूसरा परशुराम कहा गया है। इसे अपरो परशुराम भी कहा गया है। अपरो मतलब दूसरा, परशुराम मतलब परशुराम, तो अपरो परशुराम या दूसरा परशुराम भी कहा गया है। इसे उग्रसेन भी कहा गया है। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा वहां एक तिनसुलिया नामक नहर खुदवाई। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, नहर का नाम तिनसुलिया नामक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की। महत्वपूर्ण पॉइंट, कलिंग पर विजय सबसे पहले किसने प्राप्त की? महापद्म नंद ने की। वहां एक तिनसुलिया नामक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे। इससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा धनानंद, या इसी को धननंद के नाम से भी जाना गया है। लेकिन वह व्यास नदी के तट तक ही आया और उसके बाद वापस लौट गया। यहाँ पर सिकंदर की बात हो रही है। सिकंदर व्यास नदी के तट तक ही आया और उसके बाद कहा जाता है उसकी सेना थक गई और इस थकावट के कारण ही वह भारत से वापस लौट गया। आगे देखिए, धनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य आए थे। राजा ने उन्हें अपमानित कर दिया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने धनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने धनानंद को गद्दी से हटवाया और उसी की मदद से एक नए राजवंश
मौर्य वंश की स्थापना की। अगली वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में समझेंगे। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मैंने आपको बताया था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदयन ने की थी। तो इस तरीके से इस भारत के इतिहास में एक ही ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले अपने पिता की हत्या की, उसके बाद वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन या उदयन ने की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। मैंने आपको बताया था हर्यक वंश में प्रमुख रूप से 3 शासक हुए हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा है उदयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? मालवा क्षेत्र यानी अवंती के क्षेत्र की ओर की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा शिशुनाग के शासन काल में। इसके नोट पॉइंट को देखिए। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत को पराजित कर अवंती यानी मालवा क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, जिसे हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। इसके नोट पॉइंट को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मैंने आपको बताया था नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद को मार कर लिया और इस प्रकार नंद वंश का समापन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था महापद्मनंद को अपरो परशुराम अर्थात द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है। नोट पॉइंट देखिए। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला या अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के यहाँ पर भेजा था, जो कि अवंती का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसका नोट पॉइंट दिया है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश प्रद्रत वंश था। प्रद्रत का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीव्रस को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार था, जबकि आपसे पूछा जाए मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था तो बृहद्रथ वंश होगा और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसकी हत्या भीम ने की थी। याद होगा आपको, महाभारत में भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था और महाभारत के इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने भी मदद की थी और जरासंध को 2 बराबर भागों में चीर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया भीम ने और इस तरीके से जरासंध का वध कर दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर कालपी नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, यह यमुना नदी के तट पर है। प्राचीन काल में कालप्रिया के नाम से यह विख्यात था।
समय के साथ इसका नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही आंसर है नंद वंश का शासन था। नंद वंश के समय ही सिकंदर भारत आया था। और नंद वंश का कौन सा शासक था, ये इसका आपको याद रखना है, महापद्मनंद। अब इसके नोट पॉइंट को देखिए। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर के समकालीन कौन सा शासक था, तो उस समय आपका आंसर होगा धनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर होगा धनानंद। धनानंद के समय ही सिकंदर भारत आया था। और आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकंदर महान के समकालीन निम्न में से कौन था, तो इसका सही आंसर होगा धनानंद। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। उसका सही आंसर है पुरु। पुरु या पौरुष के नाम से इसे जाना जाता है। पुरु ने सिकंदर का सामना किया, लेकिन सिकंदर से पुरु हार गया था। पुरु की वीरता से सिकंदर भी खुश हुआ और सिकंदर ने पुरु को छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट, पुरु का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना दिया और उसको जीवित छोड़ दिया। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से तैयारी कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।